हेलो फ्रेंड्स, पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट वन में हमने लास्ट में पढ़ा था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लक्चुएशन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो पढ़ लिया था हमने। और लास्ट एट द एंड था वो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही था, ठीक है, जिसमें हमने कहा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो रेट होता है वो डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस से, यानी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो देखो इतना आसान से बिल्कुल ठीक इसका उल्टा होने वाला है। लिखा है नो नीड टू मेंटेन ह्यूज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड अदर करेंसी, यानी आपको कोई भी क्या नाम है स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती, बट वहां पे था, ठीक है ना। नंबर दो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बहुत ही कुशल तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रयोग होता है। बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स के ये एनकरेज करता है वेंचर कैपिटल को। उस वाले में तो वो डिस्करेज करता था, ये एनकरेज करता है। और इसको इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। देखो इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये मार्केट पे छोड़ दिया गया है इसको, यानी कि आप मार्केट के बेस पर अपने आप निकल कैलकुलेट हो जाता है डिमांड सप्लाई, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और अगर आपको याद भी हो, आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जो मार्केट इकोनॉमी पढ़ा होगा ना आपने, याद हो तो, कि मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते थे, और सोशल इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते थे, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है ना। तो वहां पे जो मार्केट पढ़ा था वहां पे भी आपने पढ़ा था, उसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट भी होता है, फ्री होता है ये। तो यहाँ पे वही सेम रखा हुआ है कि ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता सारा, तो इसलिए इसको भी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, यानी स्वतंत्र है ये, ठीक है। ये सब डिमांड सप्लाई की बेस पे कैलकुलेट हो जाती है, किसी का इसमें वो इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। डीमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, नंबर वन, ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है, क्योंकि रेट यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो कोई भी पैसा लगाएगा और रेट के हिसाब से अगर बढ़ रहे होंगे तो बेनिफिट कमाएगा, या घट रहे होंगे तो उसके हिसाब से अगर बेनिफिट चल रहा हो तो बेनिफिट कमाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सट्टेबाजी पॉसिबल है, बट वहां पे नहीं थी। यहाँ पे इनस्टेबिलिटी होती है, वहां पे स्टेबिलिटी थी, यानी वहां पे जो हमने मेरिट पढ़े थे यहाँ डिमेरिट हो गए हैं। वहां जो डिमेरिट पढ़े थे वहां यहाँ वो मेरिट हो गए हैं, लगभग सारे सेम है, बस एक आध ही चेंज है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल आसान सा। पहले वाले में हमने ज्यादा ध्यान दिया था, यहाँ पे देखो कितना है एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे जो फ्लक्चुएशन ज्ञान क्या रहता है, एडवर्स इफेक्ट रहता है हमेशा। और डिफिकल्टी इन पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी अगर आप कोई पॉलिसी बनाने की सोच रहे हो तो वो उसको फॉर्म करना यानी बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रेट यहाँ पे स्टेबल नहीं है, रेट में फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण पॉलिसी बनाने में भी दिक्कत आती है। तो मेरिट, कोई भी स्टॉक मेंटेन कर, ह्यूज स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, चाहे गोल्ड में चाहे अदर करेंसी की फॉर्म में हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होते हैं, ये वेंचर कैपिटल को एनकरेज करता है। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी होती है क्योंकि डिमांड सप्लाई पे ही निकल जाती है। डिमेरिट बोलो तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यहाँ पॉसिबल है, इंस्टेबिलिटी रहती है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और डिफिकल्टी इन पॉलिसी फॉर्मेशन, और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी क्या रहती है, डिफिकल्टी रहती है। तो बेसिक थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आ गया डिफरेंस, ठीक है। तो इससे एक बार रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, और साथ साथ ये डिफरेंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी जिसमें गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है उसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। और जिसमें एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी जो कि मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो उसमें डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे डिमांड सप्लाई के बेस पे निकल रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है। इसमें मतलब इन दिस एक्सचेंज रेट जो है जनरली रिमेन स्टेबल रहता है, स्टेबल मतलब फिक्स्ड रहता है। इसमें जो है एक्सचेंज रेट जनरली आपको फिक्स ही मिलेगा, डन। तो इसमें जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स यानी कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक्सचेंज रेट है वो कीप्स ऑन चेंजिंग, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, यानी वो चेंज होता रहेगा। उसके बाद इसने बोला अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो कोई भी कंट्री है मान लो, तो वो कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड, यानी वो करेंसी की जो वैल्यू फिक्स करेगी, उसने बोला रेट फिक्स करेगी इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, यानी कुछ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स है जैसे कि गोल्ड, यानी गोल्ड के बेस पे यहाँ पे क्या करेगी ये वैल्यू क्या करेगी, यानी रेट जो है फिक्स कर देगी। आपने इसमें पढ़ा भी था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेटन वुड्स सिस्टम थी, उसी की बात कर रहा है कि गोल्ड अदर जैसे यूएसडी के बेस पे ये क्या करेगी, रेट को फिक्स करेगी। बट यहाँ पे क्या बोला, अंडर दिस सिस्टम वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय, यानी यहाँ पे वही तरीका है फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई, यानी यहाँ पे डिमांड सप्लाई फोर्सेस से ही निकलेगा। देखो डिमांड सप्लाई फोर्सेस से निकल रहा है, कीप्स ऑन चेंजिंग यानी फ्लक्चुएट हो रहा है, ये गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, और कुछ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से गोल्ड यूएसडी उसके बेस पे फिक्स कर देती है, इसलिए स्टेबल रहता है।
इसमें लिखा फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल है इसके अंदर। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या है आपकी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र अपने आप में। आगे बोल रहा है ये प्रिवेंट करता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, यानी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को प्रिवेंट करता था, बट यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज आर पॉसिबल, ठीक है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज आर पॉसिबल, यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो है पॉसिबल है। अब ध्यान से देखना क्या यहाँ पे प्रिवेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, यानी हमेशा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को 100% रोकता है, तो मैंने 100% नहीं बोला है, मैंने बोला रोकता है, क्योंकि यहाँ पे रेट फिक्स होता है, इसलिए स्पैनिक फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग पैसा नहीं अर्न हो सकता यहाँ पे। बट एक ऐसा है जब अगर आपको गवर्नमेंट के अंदर की जानकारी, खुफिया जानकारी अगर आपको मिल जाती हो, तो उस केस में अगर कोई पॉलिसी चेंज होने वाली है और आपको उसको पहले से ही इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे फ्लक्चुएशन यानी उस जो रेट चेंज होने वाला उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सट्टेबाजी कर सकते हो। बट कब, जब आपको अंदर की जानकारी हो कि गवर्नमेंट अगली पॉलिसी में रेट क्या रखने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम वहां तक जाते नहीं, हम सिर्फ इतना बोलेंगे प्रिवेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को रोकता है, सट्टेबाजी को रोकता है, बट यहाँ पे सट्टेबाजी नहीं रुकती है, यहाँ पे ये पॉसिबल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक डिफरेंस और कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं ये पार्ट खत्म करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इस डिफरेंस को भी खत्म करते हैं। देखो डिफरेंस हमारे पास है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन के बीच में। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, बट ये बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि देखो हम किस वे में इसको पढ़ रहे हैं। देखो पहला लिखा हुआ है कि इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। सेम वहां भी ये लिखा हुआ है, इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, यहाँ तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। यानी दोनों में ही क्या हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर रही है, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण होता है, ये गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण इसकी वैल्यू गिर रही है। और यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी मार्केट, ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड एंड सप्लाई के कारण यहाँ पे वैल्यू गिरती है। क्लियर हो गया। अब आपका दिमाग में पॉइंट आ गया होगा कि अगर ये गवर्नमेंट के कारण हो रही है तो ये किसके अंदर निकलेगा, ये आएगा आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। डिवैल्यूएशन हमेशा आकर होगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि गवर्नमेंट की बात हमेशा फिक्स्ड वाले में होती है, और मार्केट सप्लाई की बात कर रहा तो ये होगा आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और फ्लोटिंग को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ही मिलेगा। क्लियर हो गया। देन करेंसी ऑफ अ कंट्री इज डिवैल्यूएटेड अंडर, कब डिवैल्यूएट होती है, जब एडवर्स इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं, यानी उल्टे हमारे इकोनॉमिक हालात होते हैं। जैसे जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की स्पेलिंग चेक कर लेना नेट पे जो भी होगी। जिम्बाब्वे में भी यही हुआ था। जिम्बाब्वे ने क्या करा था, उसने करेंसी जो नोट्स है ना वो प्रिंट करता चला गया। वो सोच रहा था कि नोट्स प्रिंट करके वो अपनी इकोनॉमी की हालात है, वो इकोनॉमी की हालात को सुधार लेगा, इकोनॉमी को सुधार लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने नोट प्रिंट करता गया और उसको बाद में पता चला कि उसकी जो करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई है कि अगर नेट पे सर्च करते हो जिम्बाब्वे की हाईएस्ट जो नोट की वैल्यू कितनी है, तो आई थिंक ये ट्रिलियन डॉलर, ये ट्रिलियन डॉलर्स में एक नोट होगा इसका। सोचो हमारे यहाँ सिर्फ 2000 रुपए का एक नोट है, वहां तो ट्रिलियन डॉलर्स का एक नोट होता है, ठीक है। तो समझ सकते हो कि अगर एक झोला भर के भी अगर क्या नाम है नोट लेके जाए तो भी साथ एक ब्रेड का पैकेट अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उसने बोला यहाँ पे जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे में यही हुआ था। तो एडवर्स इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस के कारण यहाँ पे इसने बोला करेंसी जो है वो गिर जाती है। और यहाँ पे कब होती है, इसमें बोला वैल्यू ऑफ करेंसी डेप्रिशिएट होती है जब डिमांड जो होती है ना फॉर अ करेंसी इज लेस देन सप्लाई। इसका मतलब डिमांड जो है वो कम है सप्लाई से। आप खुद ही सोच लो ना, अगर आपके पास मान के चलो कोई भी चीज ले लो, आप फ्रूट ही ले लो, आपके पास बहुत ज्यादा स्टॉक में फ्रूट पड़े हुए हैं और खरीदने वाले कोई नहीं है, तो वो गारंटीड रेट खुद ही कम कर देगा कि और सस्ते में ले जाओ, बट ले जा लो, ठीक है ना। तो जब भी डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो रेट अपने आप क्या होता है, कम होता है। बट अगर यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो गई ना, मान लो 1 किलो फ्रूट पड़े हैं, खरीदने वाले 100 आ जाए, तो अब मन चाहे रेट में बेच सकते हो, उस केस में रेट बढ़ जाता है। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम डेप्रिशिएट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डिमांड जो है कम होगी और सप्लाई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। मैंने 2 पार्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा, अभी 2-3 पार्ट और बनने वाले हैं इसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।